हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12th का बहुत शानदार चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब हम आ चुके हैं फाइनली इसके लेक्चर नंबर 1 के ऊपर, दैट इज इंट्रोडक्शन। यहां से पूरी कहानी स्टार्ट होने वाली है। एग्जैक्टली क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है पी एंड डायोड, रेक्टिफायर्स कैसे बनते हैं, इन सब चीजों की डिटेल में जांच पड़ताल हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। तो पहली चीज यहां पे जो लिख के रखी हुई है वो आपको बताया गया है कि मटेरियल्स को बेटा कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इज आल्सो अ मटेरियल। सेमीकंडक्टर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार कंडक्टर नामक चीज तो हम पढ़ चुके हैं बहुत ही जानदार तरह से। कंडक्टर नामक चीज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंसुलेटर्स के बारे में भी जानकारी हमको होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं पूरा बता के ही चलने वाला हूं। पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है कि मैं हमेशा जो चीजें प्री रिक्विजिट होती हैं उसे कवर अप करवाते हुए चलता हूं। हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, लेकिन इसके अंदर अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट पुराने चैप्टर्स में से आएगा तो मैं उसको भी बकायदा डिटेल में डील करते हुए चलने वाला हूं। ठीक है, तो कंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, और फिर ये टर्म आ गया है नया सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर चैप्टर ही बना दिया गया है। ठीक है, अब जरा गौर करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स की, ठीक है, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अगर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से फ्लो कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज अ कंडक्टर। आगे बात समझ। अगर वहीं हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आराम से फ्लो नहीं कर पाते, तो ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है बेटा इंसुलेटर्स। ठीक है, आ गया समझ में। कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर बड़े आराम से फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसान नहीं है, बड़े मुश्किल से फ्लो कर पा रहे हैं एक एक कदम कर करके भी। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में आप कहते हैं कि वहां पे कंडक्टिविटी जो है ना वो बहुत ही बेकार है। लेकिन अब हम डील करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स से। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, नाम ही रखा है सेमीकंडक्टर, मतलब ना ही इसकी इतनी शानदार कंडक्टिविटी है कि आप इसे कह दें कंडक्टर, और ना ही सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इतनी बेकार है कि आप इसे कह दें इंसुलेटर। तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ना, किसकी, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, इट लाइज समवेयर इन बिटवीन। आगे बात समझ। ना ही इतनी ज्यादा है कि आप इसे बोल दो कंडक्टर, और ना ही इतनी बुरी है कंडक्टिविटी कि आप इसे बोल दो इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन समवेयर। ठीक है, आ गई थी बात समझ में। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, कंडक्टिविटी से क्या मतलब है आपका। कंडक्टिविटी का मतलब यह है अगर इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर रहे हैं तो अच्छी कंडक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रॉन्स बेकार फ्लो कर पा रहे हैं या मुश्किल से फ्लो कर पा रहे हैं इसका मतलब बेकार कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय अ गिवन मटेरियल ओनली। आगे ये वाली बात समझ पक्का। ठीक है, अब जरा गौर करिए यहां पे हमने जो बात करी वही यहां पे स्लाइड पे भी लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे स्लाइड्स पे जो भी चीजें लिखी होती हैं उसको आप बहुत सीरियसली लिया कीजिए, कॉपी किताब में नोट करते हुए चला करिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आता रहता है सब कुछ, बट वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते आंसर के अंदर, क्योंकि उनको उन टर्म्स की मालूमात नहीं होती है। आ गया समझ। तो यहाँ पे कौन से टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा, डील करना है अपने को सेमीकंडक्टर से, तो पहले अपने को पता होना चाहिए ना कि भाई देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्टर आल्सो। ठीक है, कंडक्टर था, उसके बाद इंसुलेटर भी था, और फिर तुम्हारा आ गया बीच में सेमीकंडक्टर। आया नाम समझ में, नाम से ही इसका पूरा काम सेट होने वाला है। अब जरा गौर करो, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो वेरी इजीली। मैंने वही कहा था कि अगर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से फ्लो कर रहे हैं तो उस मटेरियल को आप कहते हैं कंडक्टर। मैं हर एक बात जो बता रहा हूं ना वो बाद में जा करके कनेक्ट होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर के। आया समझ। तो हर एक पॉइंट को बहुत तल्लीनता से, बहुत ईमानदारी से, सब्र से सुनना बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि यार कंडक्टर्स तो अपने को मालूम ही है ना, लेकिन जिस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूं ना आप लोग को, ये चीज आगे जाकर के जुड़ने वाली है, आप ही का फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए ओके। Therefore, we can also say that conductors basically have very high conductivity. ठीक है, मैंने इसका भी जिक्र आपसे किया हुआ था कि कंडक्टर्स के पास कंडक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो वेरी इजीली।
इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतने आराम से फ्लो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल रबर ले ले, प्लास्टिक ले ले, वुड ले ले, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें इंसुलेटर्स होती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच द कंडक्टिविटी इज नॉट एज हाई as that of conductors and not even as low as that of insulators, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है ना वो उतनी ज्यादा भी नहीं होती कि आप उसको कंडक्टर ही कह दें, और उसकी कंडक्टिविटी इतनी बेकार भी नहीं होती कि आप उसको इंसुलेटर बोल दें। आ गया समझ? पक्का। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स देके रखे हैं आपके लिए सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर में समझना वो ये है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कंडक्टर, सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या एग्जाम्पल आ रहा है? तुम बोलोगे सर मेटल आ रहा है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा और जरा बताइए गहराई में, तो आप क्या बोलेंगे? सर एल्यूमिनियम हो जाएगा, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। सिल्वर हो जाएगा, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर बट महंगा बहुत आता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इंसुलेटर क्या हो जाएगा? रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? इंसुलेटर। वैसे ही अब अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं फॉर सेमीकंडक्टर, तो दो चीजें हैं आपके दिमाग में बिल्कुल तरीके से आनी चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो चीजें हैं विच आर द वेरी वेरी क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर। आई आपको ये वाली बात समझ में? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्लासिक एग्जांपल्स होते हैं फॉर सेमीकंडक्टर। पक्का? तो ठीक है, एक काम करो बेटा, पहले जरा जो यहां पे लिखा हुआ है ना एक बार जरा उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में मैं आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं पर अभी। तो ये आपको मैंने कहानी सुनाई थी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव मॉडरेट कंडक्टिविटी। मैंने कहा था इसकी कंडक्टिविटी इतनी शानदार भी नहीं है कि आप इसको बोल दो कंडक्टर ही है, और ना ही इतनी बेकार है कि आप इसको बोल दो अरे छी ये तो इंसुलेटर है। भाई इसकी जो कंडक्टिविटी है इट लाइज समवेयर बिटवीन, मतलब ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, इट लाइज इन द मॉडरेट लेवल्स, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो एग्जांपल आपके दिमाग में अच्छे से बसे होने चाहिए, ठीक है। तो अभी जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का, इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई, ठीक है। अब क्या एक बार एग्जाम्पल के तौर पे ना क्लासिफिकेशन यहां पे देख लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, किसको क्लासिफाई कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। एग्जाम्पल दिमाग में आपके हमेशा रहने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो दरअसल आप क्लासिफाई करेंगे इसको तीन तरह से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है, पहले कंडक्टर्स की बात कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे अपन इंसुलेटर्स की या सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। वॉट एवर ऑर्डर यू फील लाइक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पे अपन लिख लेते हैं बेटा कंडक्टर्स। यहां पे कंडक्टिविटी बहुत ही शानदार होती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और इसको जरा डब्बे में डाल लिया जाए पहले तो। ये अपने पास क्या हो गया? कंडक्टर्स हो गया। उसके बाद क्या आएगा बेटा? एक अलग कोने पे आएगा तुम्हारे पास क्या? इंसुलेटर्स। एक अलग कोने पे आएगा तुम्हारे पास इंसुलेटर्स, ठीक है। और इसको जरा डब्बे में डाल लेंगे और फिर आएगा तुम्हारे बीच में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है ना उसमें कुछ टर्म्स मैं ऐसे लेने वाला हूं जिसका जिक्र बाद में करूंगा आपसे, ठीक है। इंसुलेटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ठीक है। कंडक्टर्स हम पहले ही पढ़ चुके थे, इंसुलेटर्स को पढ़ने की जरूरत फिलहाल आपको है नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे करंट ही नहीं बनने वाला। फिर हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को। सेमीकंडक्टर्स ब्रॉडली अगर क्लासीफाई किया जाए तो ये फर्दर निकलते हैं दो तरह के, ठीक है। ये निकलते हैं फर्दर दो तरह के। ये क्लासिफिकेशन अभी देख लो, उसके बाद हर एक टर्म को अपन एक्सप्लेन कर देंगे इत्मीनान से, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। सेमीकंडक्टर फर्दर निकल जाते हैं बेटा दो तरह के, ठीक है। पहला वाला होता है तुम्हारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एवर हर्ड ऑफ दिस? ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है।
और दूसरा वाला होने वाला है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम से क्लियर होगा। अगर इंट्रिंसिक था तो यहां पे क्या आने वाला है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जरा मैं उसको भी लिख दूं आप लोग के लिए, यहां जरा गौर करिए। इंट्रिंसिक तो हो चुका है, फिर आएगा बेटा आपके पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये फर्दर आ जाते हैं दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपके पास फर्दर आ जाएंगे दो तरह के, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं इसको यहां पे आप लोग के लिए चार्ट आउट कर देता हूं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरह के हो जाते हैं बेटा, बस दो तरह के होते हैं। इसमें एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये एन टाइप क्या होता है सर, पी टाइप क्या होता है, मैं पूरा बता दूंगा, बट द थिंग इज दिस कि इस चैप्टर के अंदर ना जिन तरह की चीजों के बारे में आपको जानकारियां मिलेगी, जिस तरह के टर्म्स आप सुनने वाले हो, वो मैंने पूरे यहाँ पे लिख दिए। बच्चे नहीं तो बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सर सेमीकंडक्टर था, अब वो कितने तरह का था, क्या वो इंट्रिंसिक था, क्या वो एक्सट्रिंसिक था, एन कहाँ पे आता है, पी कहाँ पे आता है। भाई पूरा आपके लिए यहाँ पे चार्ट आउट कर दिया, ठीक है। मटेरियल्स क्लासिफाई कर दिया तीन तरह से, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सबसे प्यारा लाइन ऑफ एक्शन ये रहा आपका, ठीक है। सेमी दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में दो है तो बस दो ही है, एन टाइप है और पी टाइप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आ गया समझ, पक्का। तो यहां पे ऑब्वियसली इंट्रिंसिक क्या एक्सट्रिंसिक क्या मैं पूरा बताऊंगा ना, लेकिन एक बार तुम्हारे सामने पूरा चार्ट आउट कर दिया गया है कि भैया जो है बस यही है, ठीक है। चलो अब जरा डब्बे में इसको डाल लें, उसके बाद फिर आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एन टाइप, और ये वाला क्या हो गया बेटा, ये वाला मसला हो गया फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा एक और चीज है, छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, ये जो ये लिखा हुआ है ना बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको ना प्यार से प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हो, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है दिस इज बेसिकली इम्प्योर। ये फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये इसका नाम है, ये इसका एक और नाम होता है, या तो प्योर कह लो और इस वाले को आप कहते हो इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा मसला दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ये रहा इसका पूरा फर्दर क्लासिफिकेशन। जल्दी आप इसको जरा नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो गजब, ठीक है। ये वाला पूरा जो क्लासिफिकेशन था वो बता दिया। मटेरियल्स तीन तरह के, कंडक्टर्स दिमाग में डाल लो अच्छे से बेटा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और बीच में क्या आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमी दो तरह के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, उसके अंदर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं आता। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, इम्प्योर के अंदर दो क्लासिफिकेशंस आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए अब ये एग्जांपल थे फॉर योर सेमीकंडक्टर्स, क्लियर दैट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर्स, वी आर बेसिकली डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स, ठीक है भाई। सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने का, पढ़ाने का, ये पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स फैलाने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, करंट। क्या है, करंट है। क्या है, करंट। अब यार करंट जब फ्लो होगा किसी भी मटेरियल के थ्रू, तो उसके जो पीछे की बैक स्टोरी होती है ना, वो ये होती है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लग गया होगा। अरे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं करेंगे तो करंट बनेगा क्या? क्या बोला मैंने? अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो करंट तभी बनेगा जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा पाओ। नाउ गेट द पॉइंट। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ चुके हैं तो उनके पास कुछ वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी को कहा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर बैटरी लगा दी है तो, ठीक है। जैसे मैंने बैटरी को अप्लाई कर दिया, ऑब्वियसली ये बैटरी का प्लस वाला साइड होगा। मान ले फॉर एग्जांपल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो भग करके इस तरफ आ रहे होंगे। अब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। इन सब बारे में बातचीत करूंगा मैं भी थोड़ी देर में। तो अभी के लिए लॉजिक क्या है बेटा, कि जैसे आपने बैटरी अप्लाई कर दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मोशन में आ चुके हैं। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब यहां पे जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं आपको इसका पूरी कहानी जो है ना वो समझाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मुझे यहां पे दो चीजें आपको सिखानी पड़ेंगी। पहला, कन्वेंशनल करंट क्या होता है? पहला, कन्वेंशनल करंट क्या होता है? और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? दो चीजें हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये दो चीजें पहले क्लियर करनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर अपन इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लासिफिकेशन इज ऑल डन, क्लासिफिकेशन इज ऑल डन, ये पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। हटा दिया इसको। अब जरा एक बार देखना बेटा कि क्या होता है कंडक्ट, मतलब क्या होता है कन्वेंशनल करंट। शुरू करें, चलो। ये बनाया अपन ने एक वायर, ये बना दिया अपन ने एक वायर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है भैया, ये बना दिया अपन एक वायर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जब इलेक्ट्रॉन से यहाँ से मूव करेगा ना बेटा, जब यहाँ से कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा अंदर ही अंदर। इसको क्लोज तो कर दूं यार, चलो भाई ऐसे क्लोज कर देते हैं इसको। इसको अपन ने क्लोज कर दिया वायर को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जब मैं उसको मूव करवाना चाहूंगा तो ऑब्वियसली मुझे एक बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बैटरी का सहारा नहीं लेता हूं तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल मूव करेंगे, बट वो क्यों मूव करेंगे? मान ले फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी वायर की बात करूं, मान ली फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी वायर की बात करूं, मैं बोल रहा हूं भाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे रखे हुए हैं, ठीक है, बट क्या वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? तो तुम ये कह सकते हो कि नहीं सर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, बट द थिंग इज दिस कि ये वायर किसी रूम पे रखा होगा, तो रूम का होगा रूम टेम्परेचर। तो भैया जब रूम टेम्परेचर की हीट लेकर के एनर्जी इस वायर के अंदर आ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे। फिर से बोल देता हूं, ये वायर किसी रूम में रखा होगा रूम टेम्परेचर पे, तो रूम की ना थोड़ी बहुत तो हीट होती है भैया, रूम की थोड़ी बहुत तो हीट होती है। अगर वो थोड़ी बहुत हीट भी इस वायर के अंदर चली जाएगी तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी तो वो मोशन में तो आ जाएंगे, बट उनका मोशन जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस केस में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ये रैंडमली भाग रहे हैं, हर कहीं भाग रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी आ गई है, यहां भाग रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी आ गई है, यहां भाग रहा होगा। ये वाला यहां भाग रहा होगा। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी भाग सकता है, ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा, ये यहां जा रहा होगा। आया समझ? तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है क्या, तो आप बोलना सर ऐसा नहीं है, वेलोसिटी तो है, बट यहां पर जो डायरेक्शन है इसके मोशन का वो रैंडम डायरेक्शन है। सर कैसा डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास जो भी वेलोसिटी आई तो वो वेलोसिटी आई क्यों? ये मूव करने की एनर्जी मिली कहां से? बेटा रूम सराउंडिंग के हीट से मिली। कहां से मिली? हीट से मिली। तो उसके लिए अपन एक टर्म यूज करते हैं थर्मल। क्या टर्म यूज करते हैं? थर्मल, ठीक है। और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी इसे कहा जाएगा रैंडम थर्मल वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी होगी इसे कहा जाएगा बेटा रैंडम थर्मल वेलोसिटी। आगे मेरी बात समझ में? तो अगर कोई वायर किसी रूम टेम्परेचर पे किसी रूम में रखा हुआ है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे बिकॉज सराउंडिंग से हीट गैदर हो गई होगी, कैप्चर करी होगी वायर ने, थोड़ी बहुत हीट तो लग गई होगी वायर को, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई होगी और उस थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन अपना दिखा देंगे, ठीक है। बट सबसे कायदे की बात क्या है कि ये जो मोशन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मोशन हो रहा है इसके अंदर, इसके लिए हीट बेटा, हीट रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीट। और इसके साथ साथ अब इसके पास जो वेलोसिटी है उसे कहा जाएगा रैंडम थर्मल वेलोसिटी। मैं इसको प्यार से आरटीवी बोलना पसंद करता हूं।
तो तुम भी आरटीवी बोलना पसंद कर लो, आरटीवी, रैंडम थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक बात होती है बेटा, यहाँ पे एक सवाल आता है, कई लोग सोचते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए ना तो करंट बन जाना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, उसमें से 4 ऊपर चले गए, 2 नीचे चले गए, 1 वहां चला गया, 3 यहां चले गए, तो मोशन तो ये भी है, पहला केस। ठीक है, अब तुम्हारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस वाले केस में सारे के सारे मतलब 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो मोशन तो यहां पर भी है। अब तुम मुझे बता दो, केस 1 में अच्छा मोशन है कि केस 2 में अच्छा मोशन है? आया समझ? मेरा सवाल क्या था, केस 1 में इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां भग रहे हैं, कहने को तो मूव कर ही रहे हैं, और केस 2 में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो भग तो रहे हैं बट सारे के सारे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो तुम मुझे वीडियो को पॉज करके अभी आंसर में कमेंट में आंसर लिख दो कि केस 1 में अच्छा करंट है या केस 2 में अच्छा करंट है, और टर्म्स ऐसे वाले यूज करना कि केस 1 हैज बेटर करंट या फिर केस 2 हैज बेटर करंट, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट लिख करके आ गए होंगे। अब जरा सुन लो बेटा, केस 1 में यहां भग रहे थे, बेकार करंट है, ठीक है, और केस 2 में पर्टिकुलर डायरेक्शन में भग रहे थे, तो यहां पे बहुत अच्छा करंट है, तो केस 2 हैज बेटर करंट वालों का आंसर सही होगा। ठीक है, चलो अब पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां वहां भग रहे हैं, ऐसे वैसे भग रहे हैं रैंडम डायरेक्शंस में, तो यहां पे जो वेलोसिटी है उसे कहा जाएगा रैंडम थर्मल वेलोसिटी, और यहां पे एवरेज करंट कितना हो जाता है, एवरेज करंट इज अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है, बिकॉज यहां पे रैंडम मोशन था, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अच्छा बेटा, मतलब रैंडम मोशन से करंट ढंग से नहीं बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ मोशन मैटर नहीं करता है, मैटर ये भी करता है, कहने को तो यहां पर भी तो मूव कर रहे हैं, बट क्या मोशन मैटर कर रहा है? नहीं मैटर कर रहा। क्यों? एवरेज करंट कितना है? 0 है। भाई तुम्हारे घर में कोई वायर रखा हुआ है और बस वो रखा हुआ है, कोई बैटरी अप्लाई नहीं करी, तो वायर में करंट दौड़ रहा है क्या? नहीं दौड़ रहा ना। क्यों? बिकॉज रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो एवरेज करंट कितना आता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको करंट चाहिए तो फिर आपको बैटरी वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे अपन सीधे लिख सकते हैं कि ओनली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज मैटर करती है ना वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, द थिंग विच मैटर्स, जो चीज मैटर करती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। द थिंग विच मैटर्स इज दैट, बेटा ये बहुत ही शानदार चीज लिख रहा हूं आप लोग के लिए। ठीक है, द थिंग विच मैटर्स इज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा हो बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तभी काम की चीज है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बस इतनी सी बात है, आया क्या? ठीक है बेटा, पक्का डन। ठीक है, अब यार इनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भगाने के लिए आपको बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब बैटरी अप्लाई कर दोगे ना उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन सनसनाते हुए भागेंगे ना, उस वेलोसिटी को कहा जाएगा भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को बोला जाएगा जब बैटरी अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन सनसनाते हुए भागेंगे। अब बैटरी अप्लाई करने के बाद ऐसा क्या हो जाता है तो मैं पूरा दिखाने वाला हूं। पहले काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में अपन आगे बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलिए, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी वाला फंडा ये रहा। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले, इलेक्ट्रॉन्स को अपन भगाएंगे बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भगेंगे बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक काम करते हैं, पहले अपन इसकी लाइन तो लगा दें, उसके बाद सेट कर देंगे इसका आखिरी वाला क्रॉस सेक्शन, क्लोजिंग वाला। बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद देखना बेटा, अब तो लगने वाला है पूरा तरीके से वायर, सर्किट तो पूरा बनेगा। अब सर्किट तो भैया पूरा बनेगा। अब आप लगाने वाले हो बेटा बैटरी। क्या लगाने वाले हो आप? बैटरी।
ये या सेल लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लगाया तुमने एक स्विच, उसके बाद फिर अपन इसको अब क्लोज कर रहे हैं। सही जा रहे हैं अपन, ठीक है, पक्का। अब जरा गौर करिएगा, इसके अंदर होंगे बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो अपन ने पहले ही बात की थी उसके बारे में। तो इसके अंदर होंगे बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि जैसे आपने यहाँ पे बैटरी का स्विच ऑन किया, जैसे आपने यहाँ पे बैटरी का स्विच जो है, जैसे आपने इसको ऑन किया, तो पता है क्या होगा, ये था प्लस वाला साइड, ऑब्वियसली ये था प्लस वाला साइड, ये था माइनस वाला साइड, ठीक है। तो प्लस की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल डेवलप हो गया, प्लस का, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल डेवलप हो गया, माइनस का। अब जरा गौर करो, तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर फोकस करो, तुम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, बाकियों के साथ भी सेम ही काम हो रहा होगा भाई। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्लस की तरफ हो चुके होंगे अट्रैक्टेड, ठीक है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस की तरफ हो चुके होंगे अट्रैक्टेड। तो ये वाला यहाँ दौड़ लगा रहा होगा, ये वाला भी यहाँ दौड़ लगा रहा होगा, ये वाला भी यहाँ दौड़ लगा रहा होगा, ये वाला भी यहाँ दौड़ लगा रहा होगा, ये वाला यहाँ दौड़ लगा रहा होगा। अरे गजब भैया। तो पहले वाले केस में क्या था, सब यहाँ वहाँ भग रहे थे, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भग रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है ना बेटा, इसे कहा जाता है, इसकी वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यही शब्दों का यहाँ पे यूज भी किया गया है डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन विल मेक सेंस टू यू ओनली व्हेन यू गेट दिस डायग्राम एग्जैक्टली। आ गया समझ? तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भग रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और भैया ये नेगेटिव से पॉजिटिव का जो करंट है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेगेटिव से पॉजिटिव का जो करंट है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मैं इसको लिख देता हूं कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि माइनस से निकल करके प्लस में जाना। तो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव के अंदर घुस जाना इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम जो लेके चलेंगे ना बेटा, यहाँ कायदे से ऐसे मूव करें इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो लेके चलते हैं बेटा वो लेके चलते हैं कन्वेंशनल करंट। हम जो करंट लेके चलते हैं बेटा वो हम लेके चलते हैं कन्वेंशनल करंट। और आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा अच्छे से, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चल जाएगा पता कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। एक ऐसा करंट जो कि बैटरी के प्लस से निकलता है, बैटरी के माइनस में जाता है, ठीक है। तो ये मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो अभी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन है, इस मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स का सारा फ्लो जो है वो इस तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दरअसल इस तरफ हो रहा है, और जिस वेलोसिटी के साथ हो रहा है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलो बहुत शानदार, फिर इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आपको लेके आते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। एक बार देख लो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद की कहानी आपके लिए आसान ही रहने वाली है। एक बात समझो बेटा, अगर यहाँ पे आ गई है पॉजिटिविटी, यहाँ पे आ गई है नेगेटिविटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ चली जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा वो दरअसल डेवलप हो चुका होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ तरीके से कौन जा रहा होगा, यहाँ पे तरीके से इस तरफ डेवलप हो चुकी होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी था तुम्हारे पास, तो बैटरी का पोटेंशियल कितना रहा होगा, V के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं ना, अच्छा V को मैं लिखता ही नहीं हूँ, क्यों पता है, बिकॉज अब मैं समझाऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां पर भी एक V आएगा। तो मैं पहले क्लियर कर दूं उस चीज को कि भैया जब मैं आपसे बोलूंगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब मैं आपसे बोलूंगा ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो उसको V सबस्क्रिप्ट D से करा जाएगा रिप्रेजेंट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को V सबस्क्रिप्ट D से करा जाएगा रिप्रेजेंट। अब आपको बस यहां पे समझना ये है कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, V सबस्क्रिप्ट D से करेंगे इसको रिप्रेजेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। भाई साहब किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E लिख दिया अपन ने, तो E। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ, और नीचे आता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिल में दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि यार बाकी सब बातें तो सही है, लेकिन व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखो बेटा
बेटा, जैसे आपने बैटरी अप्लाई कर दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भगने पे आ गए, वो दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं, तुम किसी एक पर फोकस करो, ठीक है। क्या है, बहुत सारे लोगों पे फोकस करोगे दिक्कत होगी तुमको, ठीक है। तो तुम बस करो बस एक ही पर फोकस, बेटर रहेगा जिंदगी के लिए भी और वायर के लिए भी। तो भैया जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आप इस पर फोकस करते हो, जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ठीक है, इसकी पहली टक्कर होगी और इसके बाद फिर इसकी दूसरी टक्कर होगी, फिर टक्कर होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन भाग भी रहा है बट उसके आसपास की चीजों से टक्कर हो नहीं रही है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो कोलिजन तो होना यहां पे लाजमी है। तो भैया जैसे इलेक्ट्रॉन ने दौड़ लगा दी है तो इसकी टक्कर तो होने वाली है, तो इसकी पहली टक्कर और दूसरी टक्कर, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो समय गुजरा है, पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो समय गुजरा है, इस समय को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिलैक्सेशन टाइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ना यहां पे मैं छोटी मोटी बातें आपसे और करने वाला हूं। देखो बेटा, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी आपको। Relaxation time is the time elapsed between two consecutive collisions of an electron, ठीक है। अब एक बात सुनना बेटा, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सबसे प्यारी चीज, दिल में बसाने लायक चीज है बेटा ये, सुनना। अगर कभी किसी वायर का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वहां पे एक बात श्योर है, इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत तेज तेज टक्कर उनकी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, फोर्थ कोलिजन, तो यहाँ पे जब टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होगी ना तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ गए? इससे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो सबसे पहले क्या होगा कि कोलिजन जो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, टक्कर बहुत जल्दी होगी, टक्कर बहुत जल्दी होगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और इस इक्वेशन को देख करके आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर टेम्परेचर के बढ़ने से कोलिजन बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अब यहां पे एक बहुत ही प्यारा पॉइंट आता है, सब जानते हैं करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। करंट कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन धीमा है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी धीमी है तो करंट भी कम होगा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई, कब? टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो गई तो करंट जो है बेटा वो भी कम हो जाएगा। आ गई ये वाली बात समझ? अब एक और छोटा सा आखिरी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज, ठीक है। करंट अगर कम हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस, करंट अगर कम हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस बेटा बढ़ गया होगा। आया समझ? करंट क्यों कम हुआ? बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ गया। आई बात समझ? तो यहां पे आपने इस चेन को फॉलो करा होगा ना तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अच्छा भाई, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और यही सबसे खतरनाक ड्रॉबैक होता है कंडक्टर्स का कि कंडक्टर्स में आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आ गया समझ? ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये रहा आपके पास फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही यहां पे साफ शब्दों में लिखा हुआ था। Drift velocity is defined as the velocity with which all the electrons are attracted towards the positive side of the battery. All the electrons are attracted towards the positive side of the battery. It's as simple as that. और फॉर्मूला आपको चाहिए तो E टाउ बाई m रहा फॉर्मूला। यहां पर भी फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ के रखी हुई है तो अपन किसी को नाराज नहीं करते। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, और नीचे आ जाता है मास मतलब किसका? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसको भी दिल में बसा के रखना। आ गई पूरी बात समझ? पूरी कहानी डन था? चलो ठीक है बेटा, अब एक काम करो, पहले जरा ना डेफिनेशन वाइज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बहुत शानदार, निपटा दें इसको अब। और ये रहा आपके पास अगला मैटर, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा बहुत जबरदस्त।
ये थी कहानी अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे ख्याल से पूरा आपको ये वाला फंडा जो था वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आ गया है रिलैक्सेशन टाइम। मैंने पहले ही बता दिया था कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इट इज द टाइम इलैप्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर मूविंग थ्रू अ कंडक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उसी को शब्दों में यहां पर भी लिखा हुआ है। देखो भाई, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इलैप्स्ड। इलैप्स का मतलब होता है गुजरा हुआ, जो समय गुजर चुका है उसको अपन कहते हैं गुजरा हुआ समय, इलैप्स। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इलैप्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक, कोलिजन मतलब टक्कर। ठीक है, तो रिलैप्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे किसी भी वायर के थ्रू, तो उसकी पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच में जो समय गुजरा था उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। है तो भैया टाइम ही ना, तो यूनिट क्या होगी, सेकेंड्स के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हमने इसकी बात करी है? हमने इसकी बात बिल्कुल करी है। रिलैक्सेशन टाइम यहां देख लो बेटा, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये दो बड़े प्यारे से पॉइंट थे। मेरे ख्याल से आपको ये वाली पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बेटा, तो रिलैक्सेशन टाइम का मैटर भी पूरा अपन ने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ गया नाउ रिलेशन बिटवीन करंट, रिलेशन ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ना एक और बात यहां पे वापस देखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो बेटा, यहां दिख रहा होगा आप लोगों को कि सर करंट कम हो रहा है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ऐसा हो रहा है। तो अब तुम मुझसे पूछ लो कि इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लाजमी सी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सट बहुत तेज हो गई है तो करंट भी तो बहुत शानदार हो जाएगा ना। आया समझ के नहीं आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इस चीज को देख करके, किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को देख करके एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि करंट is proportional to drift velocity, या current has to be proportional to drift velocity. Current has to be proportional to drift velocity. ठीक है, पक्की बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, करंट भी कम। ठीक है, अब एग्जैक्टली आप वो रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, तो वो रिलेशन डेवलप करना मैं आप लोग को सिखाता हूं अब। ठीक है, यहां उसी की बात की गई है बेटा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक बात तो डन है कि करंट जो भी है ना, दिस हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक और चीज बेटा, अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, इट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स चिपकने जा रहे हैं बैटरी के प्लस वाली के साथ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई भी दिक्कत, कोई भी मसला, पक्का डन। चलो ठीक है, अब करंट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वो रिलेशन कैसे डेवलप होगा तो जरा गौर करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से बेटा। ठीक है, ये बन रहा अपने पास कंडक्टर, ये बन गया अपने पास कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इसके अंदर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये बना अपना कंडक्टर, इसके अंदर होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक बात होती है, अगर इस वायर का लेंथ L के बराबर है और इसका एरिया अगर A के बराबर है तो जल्दी बताओ वॉल्यूम क्या होगा। भाई एक सवाल मैं तुमसे केस 1 केस 2 का पूछ चुका था, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देने को बोला था, और एक सवाल आपसे ये पूछ लिया है कि इस वायर का जो लेंथ है बेटा वो L के बराबर है, इसका एरिया A के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जा करके आंसर टाइप कर दो, फिर वापस आ जाओ। अगर आप लोगों ने आंसर टाइप कर दिया है तो वॉल्यूम का आंसर होगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है बेटा, चलो अब जरा गौर करते हैं। पहले बनाते हैं इसका कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये निकालो यहां से वायर, ये लगा दिया हमने बैटरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लगा दिया हमने स्विच, और उसके बाद इसको अपन करते हैं क्लोज। सही जा रहे, सही जा रहे। ठीक है, अब जैसे मैंने स्विच को क्लोज करा,
जैसे मैंने स्विच को क्लोज करा तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है, देखो भाई सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ भगना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम जानते हैं पहले से ही कि वो किस तरफ होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है ना वो इस तरफ होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब वो फ्लो कर रहे होंगे तो कुछ वेलोसिटी भी उनकी होगी, तो वो जो वेलोसिटी होगी उसी को तो कहते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को तो अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा बेटा, अच्छे से, जरा अच्छे से गौर फरमाइएगा। यहां पर इसका, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ए के बराबर। इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ए के बराबर होगा, और इस वायर की जो लेंथ होगी वो बेटा होगी एल के बराबर, ठीक है। तब जाकर के इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम ए इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, पक्की बात है। अब मुझे एक रिलेशन निकालना है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अपन एक छोटा सा काम करेंगे बेटा, ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से, बहुत इत्मीनान से। यहाँ पे छोटा वाला एन अपन ले लेते हैं, स्मॉल एन जो अपन ने लिया है इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। छोटा वाला एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और बड़ा वाला एन अगर है ना इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बड़े वाले एन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा एक बात पे गौर करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। इसका लेंथ कितना था? एल के बराबर। इसका एरिया क्या था? ए के बराबर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पता है? जो वॉल्यूम हो जाएगा इस कंडक्टर का वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा गौर करना बेटा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग को पता होगा, सब लोग को पता होगा करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। सही जा रहा हूं? चार्ज अपॉन टाइम। आप जानते हैं क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज E के बराबर है तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कितना हो जाएगा? Ne के बराबर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कैपिटल L N, और चार्ज कितना है? E, तो Ne अपॉन T। यहां तो कोई मसला, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। नाउ एक बात सुनना अच्छे से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। मान लो एक छोटा सा ये रह गया, एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एंटायर वॉल्यूम के साथ, बस इतनी सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसको वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से, या वॉल्यूम ऑफ द वायर से। वायर इज अ कंडक्टर ओनली ना, आ गई ये वाली बात समझ? तो भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर विच इज नथिंग बट ए इंटू एल। इतनी बात पक्का दिमाग में सेट हो गई है, ठीक है। देयरफॉर करंट इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी था। अब एन क्या हो गया है बेटा? एन ए एल ई। इसको नाली मत बोलना तुम प्लीज, ठीक है, इसको नाली बोलते हैं बहुत लोग। तो n क्या हो जाएगा? NaL, बगल में क्या आ रहा है? E आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? T, ठीक है। अच्छा बस बस बस, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुनना बस, NeA को अलग रखो, और यहां पे जो लिखा है ना L अपॉन T, इसको अलग रखो, ठीक है। अच्छा आप जानते हैं एक बात, ये लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा पता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खुद सोच के देखो भाई, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। जब बैटरी लगा दी गई है, इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं पॉजिटिव साइड की तरफ, तब उनके पास जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को आप क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि करंट इज इक्वल टू, यहां पे जो n आ रहा है दिस इज नॉट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो n E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, NEA, और लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस इतनी सी बात है। तो ये रहा आपके पास अल्टीमेट फाइनल फॉर्मूला विच रिलेट्स करंट विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने पहले भी कहा था कि करंट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और देखो वो आ गया प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो रिलेशन यहां पूछा हुआ है ना, देखो भाई वही वाली बात चल रही है यहां पर भी। तो यहां पर भी जो रिलेशन आ गया अपने पास वो आ गया है I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर NEA, और यहां पे आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस ये रहा अपने पास पूरा मसला,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये अपने पास एक डायग्राम था और यहाँ पे जो लिखा है ना सर ये v डॉट डेल्टा टी, इसका मतलब क्या होगा पता है? सुनो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं सो दे हैव सम वेलोसिटी ऑब्वियसली, और कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में समय कितना लगा? बहुत कम समय, डेल्टा टी। तो भाई सब लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं आपसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछ लूं तो डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम कितना होता है बेटा? यहाँ पे बहुत कम समय लगा, डेल्टा टी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है v टाइम्स डेल्टा टी। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये रिलेशन रहा और नोट तो आपको करना पड़ेगा इसको पूरा अच्छे से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा कि आप समझ जाएं कि करंट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलो अब ये रिलेशन भी आपके सामने रख दिया गया था, इसको भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले कंटेंट पे, प्रॉब्लम्स विद कंडक्टर्स। ठीक है यार, ऐसी क्या कमी रह गई कंडक्टर्स के अंदर कि आपको दरअसल स्विच करना पड़ा? देखो, पूरा प्रॉपर स्विच नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि हमने कंडक्टर्स को यूज करना ही बंद कर दिया है, नाउ वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर्स, ऐसा नहीं हो रहा है। कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं बल्क की जगहों पे। ठीक है, बस थोड़ी बहुत कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे आपको यूज करना पड़ता है सेमीकंडक्टर। तो कुछ कमियां रह गई होंगी ना कि वहां पे हम कंडक्टर्स को यूज नहीं कर पाए, कि हमें सेमीकंडक्टर्स को यूज करना पड़ा। तो देखो लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का। कंडक्टर्स में दिक्कत क्या आती है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, वही वाली कहानी है इसके साथ, कंडक्टर्स के साथ वही वाली कहानी है कि अगर कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस कारणवश कोलिजन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो कोलिजन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पक्की बात है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इनका जो बेटा रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। और हमने पढ़ के रखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अच्छे से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ई टाउ बाई एम। यहां चलते फिरते सर्किट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मास भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम जो है ना बेटा वो दरअसल डिपेंड करेगा, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगी रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, जिससे करंट भी कम हो जाएगा। अब अगर आपको सर्किट में एज एन आउटपुट करंट कम मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक तरह से ड्रॉबैक आ गया है कंडक्टर्स में। तो वही लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। इसका मतलब भी वहीं से निकल रहा है। कैसे बेटा? अगर करंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा ना। आया क्या समझ? आया क्या समझ? देखो बेटा, टेम्परेचर के बढ़ने से अल्टीमेटली क्या हो गया? रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। अब यार टेम्परेचर को बढ़ने से आप रोक नहीं पाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं? टेम्परेचर को बढ़ने से आप रोक नहीं पाओगे, बिकॉज नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में तुम कितने एसी यूज कर लोगे? आया समझ? नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में आप कितने एसी यूज कर लोगे भाई? तो नॉर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर का बढ़ना लाजमी है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि जब टेम्परेचर बढ़ गया ना तो उसके कारण से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, उसके कारण से ये रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, बस ये आ गया इसका ड्रॉबैक। ये क्या आ गया इसका ड्रॉबैक? ठीक है, तो यहां पे वही लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो कि कभी डिजायर्ड नहीं होता। आप ये कभी चाहते नहीं है कि आपके किसी वर्किंग कंडीशन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाए, बिकॉज ज्यादा रेजिस्टेंस तो फिर वो मटेरियल खुद ज्यादा हीट करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए यहां पे काम करवाती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलते हैं आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सुनो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलती है कि कभी भी अगर किसी वायर में से या किसी मटेरियल में से अगर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है फॉर टी अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड, गिवन दैट कि उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो आर के बराबर है, तब जाकर के उस वायर में या उस मटेरियल में जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ भैया, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना वो बढ़ जाता है और ये कभी भी डिजायर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है, वेयर एज इन सेमीकंडक्टर्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो बॉन्ड्स है,
अगर आप किसी एक बॉन्ड की बात करें तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दरअसल वहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इनकी जो बॉन्ड होती है ना वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं एज वेन कंपेयर टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और सेमी के बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। तो यहाँ पे अगर सेमी कंडक्टर्स की अगर आप बात करें, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, जो कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या है ना कि ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या है कि ये जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां से फ्री हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से फ्री हो जाएगा। तो भैया सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाएंगे तो फिर दे विल मूव एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, वही लिखा हुआ है यहां पे, जरा गौर फरमाइए। Whereas in case of semiconductors, we can expect a rise in the current. हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में दरअसल राइज हो जाएगा करंट विथ राइज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बिकॉज इसका इकलौता सबसे प्यारा जो रीजन है वो ये है ब्रेकेज ऑफ सेवरल बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स थे, जब वो टूट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो फिर दे विल मूव फ्रीली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। आगे ये वाली बात समझ। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है। वहीं टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि करंट जो है वो भी बढ़ जाता है। आगे बात समझ। तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी बेटा, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1, रेडी, गो एंड डन। चलो बहुत शानदार। तो ये था प्रॉब्लम्स विद कंडक्टर्स, ठीक है, ये था प्रॉब्लम्स विद कंडक्टर्स। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद फिर अब सेमीकंडक्टर्स, इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर्स का आपको इसलिए यूज करना पड़ जाता है बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन के साथ ना जो कंडक्टर्स होते हैं वो इतने कंपैटिबल नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज सेमीकंडक्टर्स। आगे बात समझ। अब जरा गौर करना, सेमीकंडक्टर्स को 2 तरह से क्लासिफाई करा गया है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, उस पर इसके बाद वाला लेक्चर जो है वो पूरा उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। तो पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहां पे आपको सिर्फ मैंने एक तरह से बेसिक आइडिया दे दिया और पूरी वो चीजें बता दी जो चीजें बहुत अहम है इस चैप्टर को सही से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, एक्सट्रिंसिक वाला और इंट्रिंसिक वाला। एक्सट्रिंसिक वाले को डोप्ड भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वाला प्योर कहलाता है। इंट्रिंसिक में कोई फर्दर क्लासिफिकेशंस नहीं है, जबकि एक्सट्रिंसिक वाला 2 तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। इसकी मैं बात आपसे पहले भी कर चुका था, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी अपने पास बकायदा होनी चाहिए, ठीक है। हो गया बेटा, चलो क्लियर, डन, ठीक है। तो ये आपके पास था इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। यहां पे आपका पूरा बेसिक सेट कर दिया गया है। अब जो अगला वाला लेक्चर होगा उसको बहुत तरीके से देख लेना, बिकॉज उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायर्ड थे वो आपने इस वाले वीडियो के अंदर तरीके से देख लिया। तो बस बनता यह है कि तरीके से पढ़ते रहो, कोई अपनी तरफ से कसर बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।